हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर है दोस्तों किस पे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोग ने देखा था ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के प्रकार। और ऊर्जा के प्रकार में भी हम लोगों ने देखा था दोस्तों किस किस के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। चार प्रकार से हम लोग ने ऊर्जा को देखा था। ठीक है। अब इसी में हमने जो हमारा सिलेबस है दोस्तों उसमें क्या दिया हुआ है, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के प्रकार। सिलेबस में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है। तो अब देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते क्या है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनसे दीर्घकाल से ही लगातार ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, सबसे दीर्घकाल से ही ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, लकड़ी, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। ठीक है। तीन प्रकार से हमको देखना है दोस्तों। ठीक है। क्या है, कोयला, कोयला के पश्चात खनिज तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कोयला, कि कोयले का निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है। कोयले के प्रकार। ठीक है। कोयले के प्रकार के पश्चात भारत में इसका भंडारण, भंडारण पश्चात इसका उत्पादन, प्रमुख कोयला क्षेत्र। ठीक है। और कोयले का, जो कोयले के जो उत्पादन के लिए उत्तरदायी संस्थान होते हैं। ठीक है। जैसे भारतीय कोल निगम। ठीक है। ऐसे संस्थानों को हम लोग करेंट से रिलेटेड अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है। और अभी वर्तमान में इसका कितना उत्पादन किया जा रहा है, कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं जिनसे हम विद्युत को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग खनिज तेल, खनिज तेल में भी यही देखेंगे कि निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है। निर्माण के पश्चात चट्टान, किस प्रकार की चट्टान से खनिज तेल की प्राप्ति होती है, भारत में कितना भंडारण है, भारत में कितना उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे, क्षेत्र के पश्चात कारखाने कौन कौन से हैं। जैसे कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में पूछा था दोस्तों, ताती पाका रिफाइनरी ऑयल सेंटर कहाँ पर है, तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। वैसे ही हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फिर सरकार द्वारा क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन से संबंधित। ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस होती क्या है, निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार की चट्टानों में प्राप्ति होती है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कोयला। कोयला क्या है दोस्तों। ठीक है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन का स्रोत है जिसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा, इसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। किसके आधार पर, उपलब्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर। ठीक है। इसे, कोयले को ही उद्योग की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई है, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। और कोयले का जो सर्वाधिक संक्षेपण है किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा आपको, गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। किसमें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। इन चट्टानों में 98% तक के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा उत्पत्ति और निर्माण। अब कोयले के प्रकार क्या क्या है दोस्तों, तो कार्बन की मात्रा, इसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के चार प्रकार होते हैं। ठीक है। ए बी, ठीक है, ए बी एल पी, इसकी ट्रिक है दोस्तों, ए बी एल पी। ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पिट टाइप का कोयला। ठीक है। चार प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है।
अब एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होगी दोस्तों? 80 से लेकर के 90% तक के कार्बन की मात्रा होगी। और भारत में केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयले की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। दूसरा टाइप है बिटुमिनस टाइप का कोयला। इसमें 70 से लेके 80% तक के कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है। फिर है लिग्नाइट कोयला, 60 से लेकर के 70% तक के कार्बन की मात्रा होती है। इसी प्रकार पिट्ट कोयले में 40 से लेकर के 50-60% तक के कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों। ठीक है। ये हुआ कि हमारे कोयले के प्रकार। अब आपने देखा होगा दोस्तों, कोयले के अपर रूप भी होते हैं। क्या? हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप है दोस्तों। ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, एक साथ फैक्ट आपको मिल जाएंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग और दो प्रकार का कोयला होता है दोस्तों, कोकिंग कोयला और नॉन कोकिंग कोयला। ये नमी के आधार पर होते हैं। क्या? कोकिंग कोयला और नॉन कोकिंग। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में भंडार या भंडारण कितना है दोस्तों। ठीक है। तो भारत में कुल कितना भंडारण है? 317.43 अरब टन। ये करेंट का डेटा है दोस्तों। कितना? 317.43 अरब टन। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है डेटा? ये पीआईबी। ठीक है, वहीं से लिया गया डेटा है। इसके पश्चात अब मध्य प्रदेश में भी देख लेते हैं, क्योंकि साथ में यदि दो फैक्ट याद रखेंगे, एक फैक्ट याद रखेंगे तो मध्य प्रदेश का भी याद हो जाएगा और इंडिया का भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितना भंडारण है? 27.99 अरब टन। ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा लिया गया हिंदी ग्रंथ एकेडमी से। किससे? हिंदी ग्रंथ एकेडमी से। अब देखते हैं हम लोग कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो चीन के द्वारा, चीन के पश्चात भारत के द्वारा, और भारत के पश्चात किसके द्वारा दोस्तों? यूएसए के द्वारा। ठीक है। ये तीन सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश है। आपने सुना होगा विश्व का सबसे फेमस कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जर्मनी का रूर क्षेत्र। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब आपने सुना होगा वर्साई की संधि, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये, इसलिए याद रखना है आपको। क्या? जर्मनी का रूर क्षेत्र। और इसी का हम लोग फैक्ट देखें तो भारत का रूर क्षेत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों? नागपुर का पठार या छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। तो यदि हम लोग भारत में देखें सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, ठीक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये है उत्पादन क्षेत्र। ये सब करेंट्स के डेटा हैं दोस्तों। ये सब पीआईबी की वेबसाइट से लिया गया। ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना। अब देखते हैं हम लोग भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से कोयला क्षेत्र है। तो जहां जहां भ्रंश और नदी घाटी होगी दोस्तों, वहां पर ही आपको क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। ठीक है। तो पहला है हमारा दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी। इसमें प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र या खनिज संपन्न क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। फिर दूसरा है क्या? सोन नदी घाटी। ये कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में सिंगरौली में। ठीक है। फिर तीसरा है महानदी घाटी। महानदी घाटी कहाँ पर है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आती है। और इसमें फेमस कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तलचेर और कोरबा। इसके पश्चात गोदावरी नदी घाटी। ठीक है। गोदावरी नदी घाटी में कौन कौन से कोयला क्षेत्र है? आदिलाबाद और करीमनगर। क्या है दोस्तों? आदिलाबाद और करीमनगर। और एक कोयला क्षेत्र आता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, कान्हन और पेंच घाटी। ठीक है, जो छिंदवाड़ा के आसपास और सिवनी के आसपास आता है। और एक कोयला क्षेत्र है तवा घाटी। ये कहाँ पर है? बैतूल में है दोस्तों। ठीक है। तो ये प्रमुख और प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। और अब हम लोग इसको मैप में ड्रॉ करके देखें तो आप देख लीजिएगा, सारी नदियों के ही आसपास में ही आपको कोयले की प्राप्ति होगी, क्योंकि कोयला किस में मिलता है? भ्रंश घाटियों में मिलता है, नदी की भ्रंश घाटियों में। ठीक है। ये है दामोदर,
ये है सोन, ठीक है, ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कानन और ये है तवा। ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों में ही हमको कोयले के निक्षेप मिले हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। और सबसे अच्छे क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता का कोयला हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कौन सा है सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि सरकार द्वारा कोयले के उत्पादन के लिए कौन कौन सी योजना और नीति बनाई गई है। तो नवीन कोयला नीति बनाई गई थी। ठीक है, कोयले के अन्वेषण उत्पादन के लिए, ठीक, और उसके उत्खनन के लिए। फिर है एक हेल्प नीति चली है, हेल्प नीति। ठीक है, कब ये? 2016 में आई है। इन नीतियों के माध्यम से ही कोयले के उत्पादन को क्या बनाया जाएगा? अधिक समावेशी और सतत उत्पादन किया जाएगा। अब इसी कोयले से भारत की विद्युत ऊर्जा का 65 से 70% तक के आपूर्ति की जाती है। मतलब किसी भी ऊर्जा उत्पादन में 65 से 70% तक के ही कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा कोयला। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। क्या है दोस्तों? खनिज तेल और पेट्रोलियम पदार्थ। तो देखिए, पेट्रोलियम खनिज तेल की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? खनिज चट्टानों से प्राप्त होता है हमको। ठीक है, कौन सी चट्टानों से? तृतीयक काल की चट्टानों से। और चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग अवसादी चट्टाने बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टाने। देखिए, अब भारत में खनिज तेल का भंडार कितना है? 600 मिलियन टन के आसपास है दोस्तों। कितना? 600 मिलियन टन। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कि भारत अपनी 85% पेट्रोलियम आपूर्ति को आयात करता है। मतलब कि विश्व से क्या करता है? बुलाता है। ठीक है, कितना? 85% पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, और भारत सबसे बड़ा दुनिया का पेट्रोलियम उपभोक्ता है दोस्तों। क्या है? सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता है। और ये किसने कहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या कितनी दोस्तों? 143 करोड़ है। इनकी ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए भारत को विदेश से पेट्रोलियम पदार्थ या ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति करना होता है या फिर आयात करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन या उत्खनन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। राजस्थान के पश्चात असम में, और असम के पश्चात गुजरात में। ठीक है, यहाँ से ही हमको सर्वाधिक पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब भारत में इनका भंडार हम लोग ने देख लिया कितना है? 600 मिलियन टन। ठीक है, ये पीआईबी में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में, असम में और गुजरात में। सब सर्वप्रथम भारत में पेट्रोलियम का उत्खनन कहाँ पर हुआ था? असम में। असम का कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? वो डिगबोई क्षेत्र। यहाँ पे अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? माकुम, नाहरकटिया। ठीक है, ये सब इसके तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र कौन कौन से। सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्यों हम पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि सर्वप्रथम पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति इसी क्षेत्र से हुई थी, इसलिए इसे हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले असम। ठीक है, असम में कौन सा क्षेत्र है? डिगबोई। डिगबोई के पश्चात नाहरकटिया, और नाहरकटिया के पश्चात क्या होगा दोस्तों? माकुम। ठीक है, ये तीन क्षेत्र से हमको पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है दोस्तों? माना भांग। माना भांग के पश्चात चराई, और चराई के पश्चात
हर साल इन क्षेत्रों से हमको पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। और फिर और एक क्षेत्र है दोस्तों त्रिपुरा, या और एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा क्षेत्र है? मनु, फिर हम्पी बाजार, इन क्षेत्रों से हमको पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मुंबई हाई बेसिन, कितना है दोस्तों? मुंबई हाई बेसिन, यहाँ से 60% तक के पेट्रोलियम, मतलब भारत के 60% तक के पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। फिर इसी में है आलिया बेट। ठीक है, आलिया बेट ये खंबात की खाड़ी में पड़ता है और नर्मदा नदी सॉरी दोस्तों, नर्मदा नदी के क्षेत्र में आता है। ये कौन सा? आलिया बेट और एक खादिया बेट, ये दो द्वीप हैं दोस्तों वहां पे। ठीक है, चाहते हम लोग पश्चिमी क्षेत्र, ये होगा हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर, सुना होगा आपने, फेमस है। लूनेज, लूनेज के पश्चात कालोल, ये प्रमुख गुजरात के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। फिर क्या है? राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र में आएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा है? सरस्वती, राजेश्वरी, ऐश्वर्यम, मंगलम और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ही हमको पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसमें है गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु में है कौन सा? नारीमम और कोलिप्पल। क्या है दोस्तों? कोलिप्पल क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। कोलिप्पल और नारीमनम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक गैस। ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है दोस्तों, कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। इसकी भी प्राप्ति जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से ही होती है, और ये भी पेट्रोलियम कुएं जो रहते हैं उन्हीं से ही प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर आते हैं अब इनमें, ये जो प्राकृतिक गैस है दोस्तों, इसमें मेथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और ये किससे प्राप्ति होती है इनकी? जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अब विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यूएसए, रूस और ईरान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ईरान याद रखना है आपको, हाल ही में ईरान और इजराइल का युद्ध चर्चे में है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ सकता है प्राकृतिक गैस का तृतीय उत्पादक देश कौन सा है? तो ईरान है। ठीक है, फिर आते हैं भारत में। भारत में कहाँ कहाँ भंडारण है इसका? तो मुंबई बेसिन में। ठीक है, मुंबई बेसिन में, असम, गुजरात में, त्रिपुरा में, ठीक है, और राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में यदि देखें तो हम लोग सोहागपुर, शहडोल में ये भंडारण है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, अब प्राकृतिक गैस के भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक, आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया प्राकृतिक गैस क्या होती है। तो मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ठीक है, बात है भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र, तो हम लोगों ने देख चुका है क्या है? मुंबई हाई बेसिन। ठीक है, वहीं से प्राप्त होगा। गुजरात में मिलेगा आपको, त्रिपुरा में मिलेगा। ठीक है, और त्रिपुरा के पश्चात राजस्थान में। ठीक, इतनी जगह में आपको प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होगी। अब सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या योजनाएं चली हैं दोस्तों? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजना। क्या है दोस्तों? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजना। अब ये भारत के 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाएगी। क्या है? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजना। दूसरी है दोस्तों पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना। क्या है? पीएम ऊर्जा गंगा व
पाइपलाइन परियोजना, ये 2016 में प्रारंभ की गई थी। एक और परियोजना है दोस्तों, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। अब ये कहाँ पर चलेगी दोस्तों? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो 7 कंट्री कहाँ पर है हमारी? तो 7 स्टेट कहाँ पर दोस्तों? पूर्वोत्तर में। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी योजना चली थी? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए। जो भी हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए या उनके उत्पादन को में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियां और परियोजना चल रही है, ये हम लोग ने देख लिया है। अब इसके पश्चात पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उत्पादन से संबंधित संस्थान कौन कौन से? सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? CIL। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं? NTPC। ये कब बना था दोस्तों? ये भी 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड या निगम ONGC, ये कब बना था? 1955 में। याद रखना दोस्तों ईयर, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं और स्पष्टता उन्होंने अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये कब स्टेब्लिश हुआ दोस्तों? 1959 में। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 1984 में। ठीक है, अब इसी 1984 में क्या बना था दोस्तों? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई बना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा और सारे फैक्ट भी आपको याद होंगे, याद कर लिए होंगे। आप इनको अपने नोट्स में लिखते चलें दोस्तों। ठीक है, IMP फैक्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग MCS क्लासेस दोस्तों। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं दोस्तों इसे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और क्या देखेंगे दोस्तों बताइए? जैव ईंधन, जो हाल ही में चर्चे में रहा है। इन सबसे जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, इनका अध्ययन करेंगे और इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं और नीतियां चलाई जा रही है, उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, IMP है ये टॉपिक बहुत ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग MCS क्लास।